हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कानूनों की समझ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कानून है वो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करता। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, लड़का हो, लड़की हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, हमारा जो कानून है वो सबके लिए एक बराबर है। अगर कोई भी गुनाह करेगा, ठीक है, कोई भी पाप करेगा अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए, कोई भी जुर्म करेगा तो उसको कानून सज़ा देगा। कानूनों के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो या फिर चाहे वो एक भिखारी ही क्यों ना हो। अगर वो कोई जुर्म करेगा तो उसको कानून सज़ा देगा। ये होता है कानून का मतलब। पहले भेदभाव होता था। पहले जब हमारा देश आज़ादी से भी पहले की बात है, तब हमारा कानून ऐसा नहीं था, तब हमारा संविधान ऐसा नहीं था। पहले भेदभाव होता था। एक ही अपराध के लिए दो लोगों को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। पता है कैसे? जातियों के हिसाब से अलग अलग सज़ा दी जाती थी। मतलब ये मान लीजिए कि कोई ऊंची जाति का है, उसने मर्डर कर दिया, और कोई नीची जाति का है, उसने मर्डर कर दिया, तो ऊंची जाति वाले को कम सज़ा दी जाती थी, या फिर उसको थोड़ा सा दंड दे के छोड़ दिया जाता था, या फिर उसको कोई जुर्माना दे दिया जाता था, जबकि नीची जाति वाले को अधिक से अधिक सज़ा दी जाती थी। तो इस तरीके से जाति के हिसाब से भेदभाव किया जाता था। एक ही अपराध के लिए अलग अलग तरीके से सज़ा दी जाती थी। और उसके हिसाब से भी मतलब जैसे मालदार और गरीब होते हैं तो उस हिसाब से भी भेदभाव किया जाता था। वो तो अभी भी होता है कि जो ज़्यादातर पैसे वाले लोग होते हैं वो छूट ही जाते हैं, वो कानून के पकड़ में कहाँ आते हैं। तो ये तो आज भी होता है। और फिर उसके बाद आया औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन मतलब जब हमारे देश पे ब्रिटिश लोगों का राज था, ब्रिटिश शासन था, वो था औपनिवेशिक शासन। तो उसमें क्या था? उसमें जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। भेदभाव वो लोग भी करते थे, अंग्रेज़ भी करते थे हमारे साथ, पर जाति के हिसाब से नहीं। उन्होंने जाति वाला भेदभाव तो ख़त्म करा दिया, पर एक नया भेदभाव शुरू कर दिया। वो था रंग का भेदभाव। मतलब अगर वो देखते थे कि कोई गोरा है तो उसको वो कम सज़ा दिलाते थे, और देखते थे कोई काला है तो उसको वो ज़्यादा सज़ा दिलाते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रंग के आधार पर भेदभाव शुरू कर दिया। उसके बाद 1870 का राजद्रोह एक्ट जो था, उसमें क्या हुआ था? इस कानून में अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश, जैसे कि आप ये वाला कानून देख सकते हैं, वो अपने मनमाने कानून किस तरीके से बनाते थे। एक तो गोरे काले के आधार पर भी उनके बहुत सारे कानून थे। जैसे कि ये 1870 का राजद्रोह एक्ट है। इस कानून में अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या फिर आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था और लंबी सज़ा सुनाई जा सकती थी, और कोई उसको बचाने वाला नहीं होता था। चाहे वो सरकार कुछ भी कर रही है, लेकिन कोई उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, और जो भी बोलेगा, मतलब ये उन्होंने कानून बना रखा था कि जो भी हमारी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया जाएगा। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा। मतलब जो भारतीय लोग थे वो भी कानून में जाने लग गए, जैसे वकील बनने लग गए और न्यायाधीश बनने लग गए। न्यायाधीश, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जज कहते हैं। जज बनने लग गए। तो 19वीं सदी तक आते आते भारतीय लोगों को ये समझ सी आ गई कि हमें भी कानून की तरफ जाना चाहिए। मतलब जैसे न्यायाधीश और वकील जैसे काम करने चाहिए। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए। मतलब हमें ऐसी नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए कि हम काले हैं, क्योंकि भारतीयों का रंग ब्रिटिश लोगों के मुकाबले थोड़ा काला होता है। मतलब उनका रंग एक्चुअल में हमारा काला नहीं होता है, उनका कुछ ज़्यादा ही हम वाइट नहीं कह सकते, ऐसा होता है कबरा कबरा सा, जैसे वो फूल वाली बीमारी हो जाती है ना, उस टाइप का। तो हम अपने आप को भी काला क्यों कहें? हमारा रंग अच्छा खासा होता है, उनका एक्स्ट्रा गोरा होता है तो खैर, भारतीयों ने मांग की कि हमें भी भारतीय अदालतों में सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने से पहले ज़्यादातर अपनी अच्छी भूमिका निभाने लग गए। मतलब वो भी देख के फैसला लेते थे। वो देखने लग गए कि अगर कोई भारतीय है तो हमें क्या करना है, हमें भी सज़ा कम सुनानी है, क्योंकि वो क्या करते थे कि अपने लोगों को सज़ा दिलवाते ही नहीं थे और भारतीयों को तगड़ी से तगड़ी सज़ा दिलवाते थे। तो यहाँ पे भी लोगों ने चालाकी करनी शुरू कर दी। आज़ादी के बाद हमारा अपना संविधान बन गया और हर साल नए कानून बनते रहे और पुराने कानूनों में संशोधन होते रहे। अब उसके बाद क्या हुआ? आज़ादी मिल गई, अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और हमारा खुद का संविधान बन गया, और पुराने कानूनों में बहुत सारे संशोधन हर साल होते ही हैं। जैसे कि 2005 का अगर हम कानून देखें
तो हिंदू 2005 के कानून में संशोधन हुआ था। संशोधन मतलब होता है किसी कानून को ठीक करना, मतलब वो ख़राब नहीं होता वो कानून, उसमें नए तरीके से फिर से फेरबदल कर देना, उसको कहते हैं संशोधन। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून, इसमें क्या हुआ था, इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियाँ और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। ये था कानून। अब हम ये जानेंगे कि ये जो नए कानून होते हैं ये किस तरह बनते हैं। तो देखिए, कानून बनाने में संसद की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं और ये संसद की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की आवाज़ सुने। फिर कोई भी एनजीओ या कोई भी संस्था कानून बनाने के लिए मोर्चा और आंदोलन करने लगते हैं। मीडिया उसे देश विदेश में फैलाता है, विचार विमर्श होते हैं और अलग अलग संस्थाएं जुड़ती जाती हैं। काफिला बड़ा होता जाता है, आंदोलन बड़ा होता जाता है और फिर ये आवाज़ संसद तक जाती है। संसद में कानून जाता है, वहाँ पे वोटिंग होती है और वोटिंग होके जो जीत जाता है, जो कहते हैं कि कानून बनना चाहिए या कानून नहीं बनना चाहिए, जो भी दोनों में से जीत जाते हैं तो वही होता है। अगर जीतने वाले ये होते हैं कि कानून बनना चाहिए तो बन जाता है, और नहीं होते तो वो कानून नहीं बनता, उसके लिए फिर से आवाज़ें उठानी पड़ती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अब हर बार जब कानून बनता है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि कानून बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद ही बेकार साबित हो। कानून होने की वजह से वह लीगल होता है, बट वह लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि कई बार बनाने वालों की नीयत अच्छी नहीं होती। तब लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन अदालत में जो है क्या कर सकते हैं, अदालत में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, याचिका दायर करा सकते हैं। तो अदालत को ऐसा लगता है कि अदालत में फैसला लिया जाता है। अगर अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। और अदालत को ऐसा लगता है कि नहीं, कानून ठीक है, तो वो भी फिर आगे पास कर देती है कि नहीं, कानून रद्द नहीं होगा और ना ही कोई संशोधन होगा। ठीक है। अब ऐसे कानून का आप देख लीजिए, एक विवादास्पद कानून अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था, जैसे कि एनआरसी का कानून था, तो वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था, तो उस पर लोगों ने आंदोलन किया था, वो विवादास्पद कानून हो गया था। तो उसके लिए भी अदालत में याचिका है और अभी पता नहीं उस पर क्या फ़ैसला है और क्या नहीं है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे कानून होते हैं जो अलोकप्रिय हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, उनको हटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं और आंदोलन कर सकते हैं। आई होप इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और चैप्टर पर वीडियो चाहिए या फिर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।